आई होप बच्चों शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वेरी शॉर्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखे आप लोगों ने वो आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। और कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है बच्चों कल के एग्जाम में। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे लाभ और पूंजी दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, पूंजी के लिए, पूंजी देखो ऑटोमेटिक पूंजी मिलनी मिलनी, अगर आपके पास सिंपली अगर मान लो कोई भी चीज आप बेच रहे हैं, पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट आप जब ज्यादा पैसा मिलेगा, जो आपका खर्च आपने उस पर खर्च किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया, अगर उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, लाभ बोल देते हैं। नहीं तो पूंजी तो आप उसको सस्ते में बेच दोगे तब भी आपको मिलेगी मिलेगी ना, तो लाभ हो गया। सेकंड नंबर है, उस भौतिक समस्या का नाम लिखिए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषय सामग्री के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर आंसर याद रखना है आपने, दुर्लभता। देखो वेरी शॉर्ट है, एक एक शब्द में एक एक लाइन में इसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जल्दी जल्दी आप लोगों ने हमारे साथ साथ इसको याद करते हुए चलना है। अगला है, कल्याण कल्याण अर्थशास्त्र किसका क्षेत्र है? कल्याण अर्थशास्त्र किसका क्षेत्र है? तो इसका आपने लिखना है व्यक्ति अर्थशास्त्र का। अगला है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? नाम याद रखेंगे आप लोग, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है? तो आंसर याद रखना है आप लोगों ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? तो मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। बच्चों माइंड में सेट कर लो, मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। मांग की लोच एक से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होगा? तो आंसर याद रखना आपने, कुल व्यय जो होगा वो बढ़ जाएगा। फिर है, यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? कुल व्यय घट जाएगा। एक एक शब्द में इसको आप एक बार लाइव खत्म होने के बाद या फिर जो ये आप क्लास देख रहे हैं इसको खत्म होने के बाद आप लोग क्या कर लेंगे, इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, रिपीट कर लेंगे 2x में, या फिर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके इसको आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से याद करके जाना है। फिर एक, कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मार्शल ने। नेक्स्ट है, मांग की कीमत लोच को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? तो आंसर याद रखेंगे, मार्शल। फिर एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आंसर याद रखना आपने, उपयोगिता। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किस काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अल्पकाल से। नेक्स्ट है, पैमाने के प्रतिफल किस काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घ काल से। अगला है, स्वतंत्र चर क्या होता है? तो सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। आश्रित चर क्या होता है? आश्रित चर वे चर होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते तथा दूसरे चरों से प्रभावित होते हैं, यानी क्या होंगे, दूसरों से प्रभावित होंगे। आश्रित चर, आश्रित आश्रित मतलब क्या हो गया, दूसरे का सहारा। आश्रित का मतलब यही होता है, दूसरे का सहारा। फिर है, एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों और उत्पादित निर्गतों के बीच संबंध का क्या नाम है? आगत यानी आने वाले, निर्गत जो यहाँ से हम भेज रहे हैं, उनके बीच जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट लागतों से क्या आशय है? तो इसका सिंपली बोलेंगे मौद्रिक लागतों से है, मौद्रिक लागतों से। अगला है, फर्म के साम्य, साम्य यानी संतुलन, बैलेंस की सामान्य दशा बताइए। तो एम सी इक्वल टू एम आर, जब आपकी सीमांत लागत बराबर हो जाएगी सीमांत आगम के, तब हम उसको क्या बोलेंगे, संतुलन अवस्था बोलेंगे। ठीक है, या फिर सामान्य दशा बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाजार में ए आर वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो आंसर याद रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में एक फर्म के लिए किन दशाओं का पूरा होना आवश्यक है? तो दो चीजें हैं जिनका होना क्या है, आवश्यक, पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन सी है? एम आर इक्वल टू एम सी और ए आर इक्वल टू ए सी। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहाँ होता है? तो सीमांत लागत का वह भाग जो एवीसी के ऊपर होता है, जो एवीसी के ऊपर होता है, याद रखना है, सीमांत लागत का वह भाग जो एवीसी के ऊपर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। क्या होता है? एवीसी का पूरा नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एवीसी का पूरा नाम जिन बच्चों ने याद कर रखा है, ऊपर भी आई होप कि देखा हुआ है आप लोगों ने। अगला है, मजदूरी की निचली सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो आंसर याद रखना है, श्रमिक के जीवन स्तर द्वारा। किसके द्वारा? श्रमिक के जीवन स्तर द्वारा। अगला है, मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति में कैसा संबंध होता है? तो आंसर याद रखना है, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अगला है, दूध का बाजार किस प्रकार का बाजार है? तो अति अल्पकालीन, अति अल्पकालीन यानी जो हम दूध पैकेट में डालते हैं उसकी जो समय अवधि होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि हम उसको 1 साल 2 साल तक रख पाए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1 महीना भी बहुत टाइम हो गया, यानी 10 से 15 20 दिन के अंदर अंदर ये जो है दूध का जो बाजार होता है वो अल्पकालीन होता है। नेक्स्ट है, मांग वक्र के बाई और खिसकने का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बायां दायां याद कर लेना, लेफ्ट राइट याद कर लेना। ठीक है,
बायां हो गया यानी आपका लेफ्ट साइड। तो कीमत में क्या होगी, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो कीमत में कमी होगी, जब आपका राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, कीमत में वृद्धि होगी। क्लियर है। यहाँ पे आपसे लेफ्ट बोल दिया, अगर मान लो एग्जाम में आपका आ गया राइट, तो आप क्या बोलेंगे, कीमत में वृद्धि होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, बचत किसे कहते हैं। बचत क्या है, तो सिंपली क्या है, आय का वह भाग, यानी जो हम कमा रहे हैं और उस जो उपभोग पर वह नहीं किया जाता, यानी हम सिंपली जो कमा रहे हैं और उसमें से जो भाग हम वस्तुआं खरीदने में या फिर अपने सांसारिक जो भी हम सामान ले रहे हैं, ठीक है, उसको उस मतलब उस धन को उस पर ना लगा करके हम जो बचा ले रहे हैं, लास्ट में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आय या फिर सॉरी बचत कह रहे हैं। आय का वह भाग जो हम किसी चीज पर खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बचत बोलेंगे। और ये होता है एस बराबर वाई माइनस सी। एस आपका क्या हो गया, बचत हो गया, ठीक है। वाई क्या है, कुल हमने कितना कमाया, मान लो एक महीने में हमने 30,000 रुपए कमाए, 30,000 रुपीज पर हमने इनकम की, उसमें से हमने जो है सी उपभोग कर लिया। अब y बराबर क्या हो गया, 30,000 कमाए, 30 में से हम लोगों ने 20,000 खर्च कर लिए, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 30,000 माइनस सी की वैल्यू हो गई आपकी 20,000। तो 30 माइनस 20 कितना बच गया, 10,000। तो 10,000 आपकी बच्चों क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने उसमें देखा होगा पॉलिटिकल में, विश्वव्यापी मंदी की अवधि क्या थी। तो 1929 से लेकर के 1933 तक भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। शुद्ध निर्यात से क्या आशय है, तो यह एक देश में वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात का अंतर है। फिर है, जिन वस्तुओं को पुनः उत्पादन क्रम के किसी भी चरण से नहीं गुजरना पड़ता वे क्या कहलाती हैं, तो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, यानी जिनका जो सब कुछ है, जांच वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतिम वस्तुएं बोलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो याद रखना है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना है, ठीक है, यानी सिंपली आप बोलेंगे साइंटिफिक स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय बट्टे उस वर्ष की कीमत निर्देशांक गुणा 100, याद कर लीजिए जल्दी से। अगला है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय के नाम से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय आय के नाम से पुकारते हैं। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र लिखिए। तो एनएनपी इक्वल टू होता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, माइनस होता है ह्रास यानी डिप्रिशिएशन। तो ये आपने याद कर लेना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखिए। बच्चों आपका यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर के न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस ई माइनस वन ई माइनस आई। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ई होता है विदेशियों द्वारा अर्जित की गई आय, विदेशियों द्वारा अर्जित की गई आय, आई हो गया विदेशों से प्राप्त आय। तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह लिखिए। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी क्या पता किस्मत अच्छी हुई तो ये बन सकता है, तो याद कर लीजिए कि जिन बच्चों को नहीं पता कि जो हमारा रुपया है उसका जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। ऐसे आप लोगों ने डॉलर का देख लेना है, यूरो का देख लेना है, और डॉलर, यूरो, ठीक है, और पाउंड, इन 3 के भी प्रतीक चिन्ह देख लेने हैं। अगला है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। चेक किसका उदाहरण है, तो चेक जो हम नॉर्मली बैंक वगैरह में यूज करते हैं, यह है साख मुद्रा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बचत फलन क्या है। बचत फलन क्या है, ये सिंपली क्या है, आय का फलन है। बचत जो है वो आय का फलन है। एस इक्वल टू होता है एफ ब्रैकेट में वाई, एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई। नेक्स्ट है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर हैं, यानी उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति दोनों बराबर हैं, तो गुणक का मान बताइए। तो जो गुणक होगा, गुणक को हम किससे दिखा रहे हैं, के से दिखा रहे हैं, तो ये होता है 1/MPS, 1/MPS। एमपीएस का पूरा नाम बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने देना है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो गुणक क्या होगा। तो अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा, तो के निकालना आपको 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे देखो, एक में से जब 0.8 घटाएंगे, अगर मैं 0.8 में 0.2 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस 1 मिल जाएगा। तो 1 में से जब 0.8 हम घटा रहे हैं तो मिलेगा 0.2। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता, नीचे से अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं, ऊपर आपका क्या बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 10/2, दो जब हम 10 को 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार में कटेगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणक का सूत्र बताइए। तो के बराबर, देखो अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लिया इसका है, तो के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ पे के क्या है, निवेश गुणक है, एमपीसी क्या है, सीमांत उपभोग
प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, एमपीसी का मूल्य 1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीएस का योग जो होता है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला है, सेटेरिस पार्बिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? साधारणतः इस शब्द का अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे। सिंपल, इतना याद रखना है आपने, अन्य बातें समान रहे, बस इतना सा याद करना है, आगे हमको जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कर प्रणाली आय की असमानता को कम करती है? कौन सी कर प्रणाली आय की असमानता को कम करती है? तो प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणाली। अगला है, कर वंचन से क्या आशय है? तो बिना भुगतान किए कर के दायित्व से मुक्त हो जाना कर वंचन कहलाता है। अगला है, ऋण निषेध से क्या आशय है? तो ऋण निषेध से आशय है ऋण की राशि व ब्याज किसी का भी भुगतान ना करना। ऋण निषेध क्या है कि ऋण की जो राशि है वह ब्याज किसी का भुगतान ना करना। सिंपल क्या है, बैंक करप्ट हो जाना, जिसको हम बोल देते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया, अब तो ना वो पैसा वापस दे रहे हैं ना ही उसकी ब्याज दे रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऋण निषेध बोलेंगे। अगला है, ऋण रूपांतरण से क्या आशय है? तो ऋण रूपांतरण का आशय है पुराने ऋणों को नए ऋण में बदलना, पुराना जो कर्ज है उसको नए कर्ज में बदलना, ये क्या कहलाएगा? हमारा ऋण रूपांतरण कहलाता है। अगला है, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय, दो देशों के बीच जो भी लेन देन हो रहा है, मुद्राओं का जो भी लेन देन हो रहा है, उनका जो अनुपात होगा, विनिमय का जो अनुपात होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विदेशी विनिमय दर बोलेंगे। यहाँ पर सिंपली याद रखना है, दो देशों के बीच जो मुद्राओं का विनिमय हो रहा है यानी लेन देन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विदेशी विनिमय दर बोलेंगे। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। अगला है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इरविन फिशर। फिर है, निम्नतम स्वर्ण बिंदु कौन सा है? तो विनिमय दर माइनस निर्यात व्यय। अगला है, विदेशी विनिमय बाजार से क्या अभिप्राय है? तो विदेशी विनिमय बाजार से अभिप्राय विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए मुद्रा के लेन देन से है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है? विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए मुद्रा का लेन देन है। अगला है, चालू खाते में घाटे से क्या अभिप्राय है? तो दूसरे देशों में विक्रय की प्राप्तियों का व्यय से कम होना। चालू खाते में घाटे से क्या अभिप्राय है? तो आपने सिंपली क्या याद रखना है? दूसरे देशों में विक्रय की प्राप्तियों से, यानी जो भी हम बेच रहे हैं उससे हमको जो प्राप्त हो रहा है उसका जो है व्यय से कम होना, यानी जो हम उस पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उससे पैसे जो है हमको कम मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चालू घाटे में घाटे। ठीक है, चालू खाते में घाटे, ये हम इसको बताते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम स्वर्ण बिंदु कौन सा है? तो विनिमय दर प्लस निर्यात व्यय। उच्चतम स्वर्ण बिंदु क्या है? विनिमय दर प्लस निर्यात व्यय। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? तो एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय की जाने वाली दर विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ये बच्चों हमने देख लिए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी एमसीक्यूज की रहेगी। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए और देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं।